अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो कुछ ताख़ीर के साथ आ रही है, लेकिन चूँकि मौजू अहम भी है, पाकिस्तान की तारीख के साथ मुंसलिक है और इसकी हुकूमत और पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के साथ अहमियत बहुत ज़्यादा है। आज तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो गए कि उन्होंने खुद कौमी असम्बली को तोड़ दिया, लेकिन बहरहाल गुज़श्ता दिनों उनका एक बयानिया था, एक नैरेटिव था। उनका ये कहना था कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक इसलिए आई है कि उन्होंने डार्क हॉर्स या अमेरिका को बैनुल अक़वामी ताकत के इख्तियारात को चैलेंज कर दिया था। अमेरिका उनकी जान के दरपे हो गया और अमेरिका उनकी जान लेना चाहता है और उन्हें हुकूमत से निकालना चाहता है। और उनके अलावा पाकिस्तान के जज, पाकिस्तान के जनरल्स, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अपोजिशन की तमाम जमातें अमेरिका के स्टूज हैं, अमेरिकी एजेंट हैं और वो सब अमेरिकी एमा पर मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। और बेपनाह पैसा और सरमाया आसिफ अली जरदारी को या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बैनुल अक़वामी ताकतों की तरफ से दिया गया है कि वो उनका तख्ता उलट दें। ये नैरेटिव माजी में इख्तियार किया गया और मुख्तलिफ मौके पर इसे इख्तियार किया जाता रहा। आज तक इस नैरेटिव का दावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तारीख को बयान करने वाले लोगों की जानिब से रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, जिन्होंने ये दावा किया कि अमेरिका उनकी जान लेने के दर पे है और बिलाखिर वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। उन्हें सेफ एग्जिट दिया गया, उन्हें मुल्क से बाहर जाने के लिए कहा गया, उन्हें सियासत छोड़ने के लिए कहा गया। लेकिन 70 की दहाई, मैं कहता हूँ कि वो रोमांटिसिज्म की दहाई थी। उस वक़्त सियासी लीडर मुल्क पर कुर्बान हो जाने को सबसे बड़ा काम समझते थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जान दे दी। अब उस वक़्त की तारीख को जब हम पढ़ते हैं या देखते हैं तो हमें ये मालूमात मिलती हैं कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। मेरी नज़र में उनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान में रूस के खिलाफ जंग करना था, जिसके लिए यकीनी तौर पर उनसे पूछा गया और उन्होंने इनकार किया। और बिलाखिर इसके अलावा मुख्तलिफ मौके पर अमरीकियों के मुखालिफ समत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो चलते रहे। कोरिया की जंग में फरीक बनने से इनकार किया था। उसके बाद बहुत सारे मौके पर इस्लामी उम्मा का तसव्वुर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था। शाह फैसल शहीद और कज़ाफ़ी शहीद भी इसी तरह गैर फितरी मौत के मुकाम तक पहुंचे और उनके ममालिक में भी यही कहा जाता है कि अमेरिका ने खुलेआम उनको कत्ल करवाया। उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 2 पीरियड उनके हैं, एक आसिफ अली जरदारी का है। इनमें भी हम देखते हैं कि हर मौका पर इस इलाके या खित्ता के मुताबिक चलने में पीपल्स पार्टी का वर्ल्ड व्यू मुख्तलिफ था और अमेरिका का मुख्तलिफ था, तो यकीनी तौर पर मसाइल पैदा हुए। आखिरी वाक़या जो कोट किया जाता है और जिसे तस्लीम किया जाता है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तापी गैस पाइपलाइन में टेंडर अमरीकियों को देने से इनकार किया और उसमें कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज की हमदर्दी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सामने दिखाई गई। जब इनकार कर दिया गया, उनका तख्ता उलट दिया गया, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो उस वक़्त तापी गैस पाइपलाइन का टेंडर अमेरिका को देने के अमल में अमेरिका का पाकिस्तान पर कब्जा करने का ख्याल बयान कर रहे थे, वो अगले दिन अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मुंसलिक हो गए और आज भी वहीं पर नौकरी कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर ये ऐसे हालात हैं जिनमें हमें देखना है कि क्या वाकई एक नया भुट्टो बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसकी प्रायोरिटीज हमारे सामने आती है। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान की मुरवजा सियासत या खारजा पॉलिसी को यू टर्न दिया। परवेज मुशर्रफ के दौर में चीन ने गवादर में बंदरगाह को तरक्की देना शुरू की। जब वो बंदरगाह ऑपरेशनल होने के करीब पहुंची तो परवेज मुशर्रफ ने चीनी कंपनी को वहां से बाहर किया और सिंगापुर में बनाई गई एक अमेरिकी कंपनी को उसका कब्जा दे दिया गया। आसिफ अली जरदारी ने वो ज़र तलाफी की अदायगी के बाद वो पोर्ट वापस लेकर चीनियों को दी। इसी तरह आसिफ अली जरदारी ने कम से कम 12 दौरे चीन के किए और चीन के पाकिस्तान में मफादात को मुस्तहकम किया और पाकिस्तान के चीन के साथ रिलेशनशिप को मुस्तहकम किया। तो 2010 से 2013 तक जब पीपल्स पार्टी का कत्लेआम हुआ तो ये साफ दिखाई देता था कि कोई गैर मुल्की लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस इलाके में तरजीहात को अच्छा नहीं समझते। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रवायती तौर पर सऊदी अमरीकी लॉबी का फर्द समझा जाता था, लेकिन जब राहिल शरीफ सऊदी अरब में मुलाजम हो गए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गैर ज़रूरी हो गए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद इमरान खान को सामने लाया गया तो इमरान खान ने भी वही पॉलिसियाँ अपनाई कि उन्होंने अपना ज़्यादा तकिया सऊदी अरब और कतर और UAE पर करने की कोशिश की।
लेकिन इमरान खान की तबीयत या मिजाज गैर सियासी था, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें दुनिया में अपने अलावा कोई फर्क दिखाई नहीं देता। वो समझते हैं कि सब पूरी दुनिया के बादशाहों को, हुक्काम को, वज़राए उज़्ज़ाम को उनकी पूजा करनी चाहिए। जब सऊदी अरब ने उन पर कोई नजरे इल्तफात की तो उन्होंने समझा कि वो सऊदी अरब से बड़ी ताकत बन गए हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात न सिर्फ बदतरीन सूरत हाल में पहुंचे, बल्कि सऊदी अरब में मोदी का, इंडिया का, पाकिस्तान के मुखालिफ दुश्मन का भरपूर इस्तकबाल किया गया। और आज ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी ने सऊदी अरब की खारजा पॉलिसी को फतह कर लिया। इसी तरह पाकिस्तान को यूएई से, कतर से, गल्फ के तमाम ममालिक से देश निकाला मिला। इसी तरह जब वजीर आज़म इमरान खान इक़्तिदार में आए तो उन्होंने बड़ा ओपननेस का मुजाहरा किया, खुलेआम ये बात तस्लीम की कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का मुआहदा जो सदर आसिफ अली जरदारी ने किया था, उसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उस वक्त के जनरल्स ने पैसे लेकर माली मफादात के तहत रुकवाया था। उस दिन हम बहुत खुश हुए और हमें यह लगा कि इमरान खान इस मंसूबा को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह इमरान खान की जानिब से बुलंद बांग दावी किए गए, गड़नबाजी की गई। उन्होंने कहा कि वो ईरान और सऊदी अरब के माबैन ब्रिज बनेंगे और उनके बुनियादी तजादात को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद ये सब मामलात भी ठुस हो गए। इसी तरह अफगानिस्तान के मामलात हैं, इसी तरह इंडिया के मामलात हैं कि वज़ीर आज़म बनने से पहले इमरान खान का ख्याल था कि वहाँ पर मोदी को जीतना चाहिए, और वज़ीर आज़म बनने के बाद भी मोदी के इलेक्शन कैंपेन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मोदी को एक फातेह और जारे का तस्वर पेश करने के लिए भरपूर कुमक मुहैया की थी। तो हम समझते थे कि इससे पाकिस्तान का यकीनी तौर पर कोई ना कोई मफाद मिलेगा। लेकिन जब मोदी वज़ीर आज़म बन गए तो उन्होंने ऐलान किया कि वो इमरान खान के साथ न सिर्फ ये कि डायलॉग नहीं करेंगे बल्कि वो फ़ोन कॉल भी नहीं करेंगे। तो इसी तरह अमेरिका के साथ हुआ, इसी तरह चीन के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना ने मुसलसल चीनियों की तज़हीक की और ऐसे बयान दिए जिनसे यह साबित किया गया कि चीनी कंपनियां करप्शन की गरज से पाकिस्तान में आई हैं। भाई आपकी बात मानने की है, लेकिन ये बातें मुंह से बोलने की नहीं होती। किसी भी तरह के बैनुल-अक़वामी मुआहदे या किसी भी तरह की बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट को चैलेंज करने के लिए पूरी दुनिया ने मुख्तलिफ फोरम बना रखे हैं। अगर आप समझते हैं कि चीनी पाकिस्तान में कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको खामोशी के साथ सफारती तरीका से उस फोरम पर पहुंचना है और अपना केस पेश करना है। लेकिन हमने जुबान की बकवास या बवासीर के अलावा, जुबान की मरज के अलावा कोई अमली कदम उठाता हुआ नहीं देखा। और इसका अंजाम यह हुआ कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर चीनी इंजीनियर्स और कारकुनान पर हमले हुए और उन्हें शहीद किया गया। आज तक किसी एक चीनी इंजीनियर कारकुन के कातिल को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अब हालत यह है कि चीनी हुकूमत इमरान खान के साथ हाथ खड़े कर चुकी है और वो उससे कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। अब इससे अगला लेवल ये होता है कि जब कोई हुकूमत मुल्क में कामयाब होती है तो उसकी आज के दौर में सबसे बड़ी सफारती कामयाबी ये होती है कि वो माशी तौर पर मुल्क को मुस्तहकम कर दे। इमरान खान ने गुज़िश्ता 4 साल में 4 मुतज़ाद पॉलिसियां अपनाई हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा इंपोर्ट्स बंद होनी चाहिए। पहला पूरा साल उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करने पर और इंपोर्ट्स बंद करने पर गुजारा। दूसरे साल कोविड से मिलने वाली इमदाद पर गुजारा किया। तीसरे साल में उन्होंने इससे रिवर्स पॉलिसियां बनाई और इंपोर्ट्स को बेतहाशा बढ़ा दिया गया। हकीकत यह है कि जिस वक्त वो इक्तदार में आए तो डॉलर 100 रुपए का सेल हो रहा था, लेकिन उसकी ओरिजिनल प्राइस, मार्केट प्राइस 120 के करीब थी। आज डॉलर 185 रुपए का सेल हो रहा है और इसकी ओरिजिनल प्राइस इससे कहीं नीचे है। और खदशा ये है कि अगर अगला बजट इमरान खान ने दिया तो डॉलर 250 तक पहुंच सकता है। अब हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि इमरान खान ने ऐसा क्या किया कि अमेरिका उनका दुश्मन हो गया, सऊदी अरब उनका दुश्मन हो गया, मलेशिया उनका दुश्मन हो गया, टर्की उनका दुश्मन हो गया। आखिर ऐसे क्या गुण हैं, या पाकिस्तान का बॉर्डर इन सब ममालिक से लगता है और पाकिस्तान उनके मफादात के रास्ते में हायल होता है? तो ऐसी भी कोई बात नहीं। इन सब ममालिक का पाकिस्तान से दूर दराज का ताल्लुक है, उनके बॉर्डर्स नहीं मिलते हैं। अब हम अपनी तज्ज़िये और अपनी मालूमात के मुताबिक ये कहते हैं कि चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को इमरान खान ने बुरी तरह मसख किया, खराब किया, और चीन के साथ तमाम इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स आज उसी सतह पर मौजूद हैं जहां पर 2018 में थे। और चीनी पाकिस्तान को फर्दर मदद देने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। अब जब यह सूरत पेश हुई और अदम एतमाद का गलगला हुआ तो अचानक इमरान खान रूस पहुंच गए। अब क्या पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें रूस की दुश्मन है? ऐसा भी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर और वजीर आजम ने 2008 से 2013 तक रूस के न सिर्फ दौरे किए
बल्कि ये दौरे तवील दौरे थे, 8-8, 10-10 दिन पर मुश्तमिल थे और उनमें दर्जनों मुआहिदों पर दस्तखत हुए थे। तो भाई उन वज़राए आज़म या सदर आसिफ अली जरदारी ने कभी ये दावा क्यों नहीं किया? भाई ऐसा नहीं है, उन पर भी दबाव आए थे, उन पर भी दबाव आए थे, मगर वो ये बात जानते थे कि बैनुल अक़वामी दबाव को बर्दाश्त करके मुल्क को हमने आगे चलाना है। जब आप बैनुल अक़वामी दबाव को बर्दाश्त करते हो, अपनी जान पर झेलते हो और मुल्क के मफाद के काम करते हो, तो बाकी सब बातों का कौम को इल्म हो जाता है और वक्त आने पर सब बातें खुल जाती हैं। अब ये बात कि अमेरिका ने वज़ीर आज़म इमरान खान को धमकी दी है, भाई वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा किया, जब ट्रंप से मुलाकात हुई और वो वापस आए, तो आम फॉरेन अफेयर्स का तालिब इल्म इस बात को समझता है कि वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की बस में बाहर आना पड़ा। उन्हें कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, उनके लिए कोई स्टेट विजिट ऑफर नहीं किया गया था। ये अपनी इस्तदा पर ट्रंप से जाकर मिले थे और जवाब में इनका क्या डिबेट या डायलॉग हुआ, इन्होंने कहा कि हमने तो वर्ल्ड कप जीत लिया, हमने तो अमेरिका के साथ ऐसे शानदार ताल्लुकात कायम कर लिए हैं कि वर्ल्ड कप जीता है। तो इस वाक़े के 13 दिन के बाद इंडिया ने कश्मीर को अनेक्स कर लिया, यानी कश्मीर के मुतनाज़िया स्टेटस को ख़त्म करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना लिया। और उस पर इमरान खान ने कहा कि तो क्या मैं क्या करूं, क्या मैं जंग कर दूं? कोई ऐसे बेबस इंसान का भी दुश्मन दुनिया में पैदा हो सकता है? हम ये समझते हैं कि उस वक्त भी इमरान खान ने अब अमरीकी दबाव में ऐसा किया था, तो अब ऐसी क्या क़यामत बर्पा हो गई? अब इमरान खान अमरीका के दुश्मन क्यों बनना चाहते हैं? एक मामला तो यह है कि माज़ी करीब में अमरीका के साथ हमने सहूलतकारी की। अमरीका सेफ एग्जिट चाहता था, बाइज्जत तौर पर अफगानिस्तान से जाना चाहता था, हमने उसमें सहूलतकारी की, इमरान खान की हुकूमत ने, जनरल साहब ने, और हमने कतर में तालिबान और अमेरिका के माबैन एक मुआहिदा किया। अब तज्जिया निगार ये कहते हैं, तज्जिया करने वाले और बैनुल अक़वामी मामलात को जानने वाले ये कहते हैं कि अमरीकी हुकूमत को ये शिकायत है कि उस मुआहिदा पर अमल दरामद हुकूमत पाकिस्तान की मुदाखलत की वजह से नाकाम हो गया, ख़त्म हो गया, और हुकूमत पाकिस्तान की अमली मदद और पाकिस्तान के फ़ौज के दस्तों की मुदाखलत की वजह से तालिबान ने अमरीकियों के साथ जो मुआहिदा किया था उसे तोड़कर काबुल और कंधार पर कब्जा कर लिया। भाई फर्ज किया मैं ये बात मानने को तैयार हूं कि आपने कुछ ऐसा किया होगा कि अमेरिका आपसे नाराज हो गया। मेरा सवाल बतौर एक पाकिस्तानी तालिब इल्म के, बतौर एक पाकिस्तानी सियासी कारकुन के ये है कि मुझे इस पूरे चक्कर में पाकिस्तान का मफाद बताएं। मुहिब्बी इमरान खान, आपने पाकिस्तान के मफाद में क्या ऐसा किया कि अमेरिका, रूस, चीन या पूरी दुनिया आपकी दुश्मन हो गई? रूस से आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या पैकेज लेने में कामयाब हुए? जब आपने रूस का दौरा किया तो आपके साथ कितने वज़रा शामिल थे, आपने कितने मुआहिदों पर दस्तखत किए, और इसके जवाब में रूस ने आपको क्या ऑफर्स की? क्या आप नहीं जानते कि पाकिस्तान की मौजूदा गुज़श्ता 60-70 साल की कमाई या पाकिस्तान की मुआशी जो निज़ाम है वो पूरे का पूरा वेस्ट की मदद से तामीर किया गया है, और पाकिस्तान अगर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को अपनी एक्सपोर्ट्स ना करे तो पाकिस्तान के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो क्या मैं समझूं कि आपने रशिया से पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल्स के लिए कोई ऑर्डर हासिल किए? पाकिस्तान की पैदावार रूस बिला किसी पाबंदी के खरीदेगा, कोई ऐसा मुआहिदा कर लिया? या पाकिस्तान में जो कुछ भी पैदा हो रहा है उसे चीन खरीदेगा, कोई ऐसा मुआहिदा किया? अगर आपने पाकिस्तान के मफाद में कोई एक कदम नहीं उठाया तो अमेरिका आपका दुश्मन हो, सूरज आपका दुश्मन हो, चांद आपका दुश्मन हो, आप हमें क्या सुनाते हैं? आप आईना देखें, आप अपनी हरकतों पर नजर डालें, आप इस हर दिमागी से या पागलपन से, जनून से बाहर निकलें कि वजीर आजम हाउस में 560 ऑफिसर गैर जरूरी है, मैं और जुल्फी बुखारी मिलकर वजीर आजम हाउस को चला सकते हैं। हजूर, आप एक क्रिकेट टीम को नहीं चला सके। जिस दिन आप रिटायर हुए पाकिस्तान में क्रिकेट बर्बाद हो गई थी। आपके तसव्वुरात बचकाना है, आप 1940 में जिंदा रूह हैं। आपको ना सियासत का मालूम है, ना रियासत का मालूम है, ना पाकिस्तान के मफादात के बारे में कुछ इल्म है। आपने वजीर आजम बनने के बाद हर काम गलत किया। आपने वजीर आजम बनने के बाद हर तरह से मुल्क को जिक पहुंचाई, मुल्क की मफाद को तबाह किया और मुल्क की इज्जत और वकार पर सौदे किए। आप अपनी हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में अपना कद कम कर चुके हैं और नाकाबिले जिक्र हो चुके हैं। तो मोहतरम वजीर आजम, जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तो पाकिस्तानी आवाम पागल है कि वो आपके साथ रहें? आपको पाकिस्तानी आवाम की सरपरस्ती पहले भी दस्तयाब कम थी, जाली तौर पर बनाई गई, और पाकिस्तान के अंदर जो नादीदा हाथ आपकी सरपरस्ती कर रहे थे वो मजीद आपको नस्ब किए रखने पर इसरार करने के लायक नहीं रहे। आपको मजीद चलाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
अब आप नारे मारकर समझते हो कि आप कोई अब्राहम लिंकन बन जाओगे, पूरी दुनिया का कोई बड़ा आदमी बन जाओगे, ये गलत सोच है। आप नाकाबिले जिक्र थे, आप नाकाबिले जिक्र हो और आप नाकाबिले जिक्र बन चुके हो। आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है, आपको खत्म होना है। लिहाजा मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि अकल को हाथ मारे और कम से कम इस कदर, मुझे ये मालूम है कि आपके कौन सा बच्चों ने पाकिस्तान में रहना है कि आपको कोई परेशानी हो। आपके बच्चे बरतानवी शहरी हैं, वो आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे बच्चों के रहने के लिए पाकिस्तान को इस लायक छोड़े कि पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत के तौर पर बाकी बच सके। आपने पाकिस्तान को बर्बाद किया, आपने जमहूरियत को बर्बाद किया, आपने पाकिस्तान के दोस्तों को बर्बाद किया, आपने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बर्बाद किया। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर। खुदा हाफिज।